नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको अपने विषय से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है C4 पाथवे। बच्चों, C4 पाथवे के बारे में जानने से पहले हम C4 प्लांट्स के बारे में समझेंगे कि C4 पादप क्या होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है और ये C4 चक्र जो है ये क्या है और किस प्रकार ये C3 पादपों से भिन्न है, इनमें अंतर क्या है। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो आइए हम चलते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि C4 पादप है क्या। तो हम ये देखें कि ये C3 पादप जो है उनसे मॉडिफाइड हुए हैं। C3 प्लांट से ये मॉडिफाइड प्लांट है C4, और इनका यदि हम देखें कि ये कब उत्पन्न हुए, ओरिजिन हुआ इनका 35 मिलियन ईयर्स एगो। और सबसे खास बात इनके एडेप्टेशंस क्या है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, यदि हम देखें तो C4 प्लांट जो है वो जो शुष्क स्थान होते हैं, गर्म स्थलीय जो स्थल होते हैं जहां पर वातावरण शुष्क होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं। और इन पादपों में पहला स्थायी उत्पाद जो है वो 4 कार्बन का होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होती है तो पहला स्थायी उत्पाद जो बनता है वो 4 कार्बन का है, इसलिए इसको C4 कहते हैं, ये 4 कार्बन का। और स्टोमेटा जो है जनरली, क्योंकि जैसा हमने कैंप प्लांट्स में देखा था कि दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं, तो ये भी उसी एरिया में लगभग वो जो वातावरण है उसमें पाए जाते हैं, तो इनमें भी स्टोमेटा जो है क्लोज रहते हैं दिन में। तो यहां पर जो ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में C3 प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंस जो हम लास्ट में भी देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेटिक सेल जो है वो 2 टाइप की होती है, बंडल शीथ सेल और मिजोफिल सेल। आगे हम डायग्राम में भी इसको समझेंगे कि किस प्रकार ये जो है भिन्न है। ये प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में या सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, और जहां पर हम देखते हैं कि एयर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्म स्थल की हमने बात की थी, और वहां पर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि रुबिस्को एंजाइम जो है जिसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का लेवल हाई रहता है, तो C3 प्लांट जो है उनकी रेट्स जो है इसमें फोटो रेस्पिरेशन जो है, क्योंकि ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी हाई होगी रुबिस्को की, तो क्या होगा, C2 साइकिल चलेगा। जो हम पिछला जो लेक्चर है वो यदि आप देखेंगे चैनल पे अपलोड है फोटो रेस्पिरेशन का, तो C3 प्लांट जो है ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च होने पर रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को प्रकाश की उपस्थिति में फिक्स कर लेता है, अपचयित कर लेता है, तो फोटो रेस्पिरेशन चल जाता है। तो यहां पर ये C4 जो प्लांट है, ये इनकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी होती है कि ये प्लांट आगे हम देखेंगे कि क्यों ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, उसका कारण एक यहां भी आता है। तो इसमें यदि एग्जाम्पल देखें तो अधिकतर मोनोकोट्स जो होते हैं उनके अंदर ये C4 जो है पादप पाए जाते हैं, और कुल पादपों में यदि देखें तो 19 फैमिली जो है वो इसमें C4 प्लांट्स की होती है। तो यहां पे यदि हम टेम्परेचर के बेस पे देखते हैं कि यदि वातावरण का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, और वहां पे यदि कैलकुलेट करें C3 और C4 के अंदर कि कितने वाटर के मोलिक्यूल्स जो है वो लॉस होते हैं, जैसे वाटर लॉस पर कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल, ठीक है, उस पर फिक्स्ड होते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो यहां पर C3 जो ग्रासेज या प्लांट्स होते हैं इनमें 400, इसमें 833 मोलिक्यूल जो है वो लॉस होते हैं। ये एक अपन कंपैरिजन देख रहे हैं। और C4 के अंदर यदि हम देखें तो केवल 277 इतने वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो फिक्स होता है उसके आधार पे लॉस होता है वाटर का। ये है कि टेम्परेचर जो एनवायरमेंट का है यदि हाई होता है तो ट्रांसपिरेशन रेशो जो हाई होना चाहिए, लेकिन C4 के अंदर कम होता है
क्यों कम होता है कि ये जो इंक्रीज होता है ये वाटर यूज एफिशिएंसी, दिस इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ C4 ग्रासेस। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है ये पादप सोइल के अंदर कंजर्व रखते हैं, प्लांट के अंदर कंजर्व रखते हैं, तो यहाँ के पादप जो है उनमें पानी ज्यादा स्टोर रहता है। मांसलोद्भिद मांसल पादप भी होते हैं, ठीक है, तो काफी लंबे समय तक ये जो है एनवायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। अब जो सबसे मुख्य इसका जो इस पे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं C4 पादपों में, वो है इनका एनाटॉमिकल जो है वो विभेदन, कि इन पादपों में C4 पादपों की एनाटॉमी जो है वो C3 पादपों से थोड़ा डिफरेंट होती है। तो लीफ के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहां पर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज वर्ड जो है ये जर्मन वर्ड है ना, और इसका मीनिंग जो है वो है रेत या रिंग। तो यहां यदि हम देखें कि रिंग लाइक वास्कुलर बंडल जो है वो आपको यहां पे दिखेंगे। तो इस डायग्राम में यदि आप देखिए, ध्यान से आप देखिए, यहां ये जो डायग्राम है पूरा, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं हम, और इसमें आपको क्योंकि दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं बताई है हमने, एक तो बंडल शीथ सेल, ये वाली है बंडल शीथ सेल, ये मोटी भित्ति युक्त होती है, और इसके चारों तरफ जो है वो है मीजोफिल कोशिकाएं, ये पतली कोशिकाएं जो इसके चारों तरफ यहां लगे मीजोफिल सेल से इस पे अटैच्ड है। तो यहां इनका ये जो बंडल शीथ सेल है ये इतनी क्लोज्ड होकर के और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो यहां ये बहुत सारे वास्कुलर बंडल जो है वो एक मालाकार जैसी संरचना बना लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्रेंज कहलाती है। जनरली लीफ में देखेंगे C3 में तो यहां पे एयर स्पेस पाए जाते हैं मीजोफिल कोशिकाओं के बीच में, और इतनी क्लोज एसोसिएटेड नहीं होती है। तो अब हम बात करें कि ये जो स्पेशलाइजेशन हो रहा है एनाटॉमी के अंदर इसमें है पाया जाता है, ये स्पेशलाइजेशन क्रेंज एनाटॉमी कहलाता है। और इसकी वजह से यदि हम देखते हैं कि ये इतने क्लस्टर्ड होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं, और अब जो डिफरेंस है बंडल शीथ सेल में और नॉर्मल मीजोफिल सेल में वो यदि हम देखें तो यहां पे ये देखते हैं कि बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है वो ज्यादा होती है मीजोफिल कोशिकाओं से। तो यहां देखिए ये थोड़े डार्क ग्रीन दिख रहे हैं आपको, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। यहां पे मीजोफिल सेल जो है ये डार्क ग्रीन नहीं है, इनमें कम होते हैं। दूसरा जो अंतर यदि हम देखेंगे तो इसमें बंडल शीथ सेल जो होती है इसके अंदर ग्रेना नहीं पाए जाते हैं, स्टार्च ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंस जो है ये मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में है। अब हम देखें कि क्रेंज एनाटॉमी जो है वो तीन जो है उसकी स्टेप है उसके डेवलप होने की कि कैसे हुई। एक तो प्रोकैम्बियम जो है उसका इनिशिएशन हुआ, उससे डेवलप हुई। दूसरा सेल स्पेसिफिकेशन हुआ, जो हम देख चुके हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं, बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल का स्पेसिफिकेशन। और तीसरा जो है वो क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट और C4 चक्र का इंटीग्रेशन। ये तीन स्टेप है तब जाकर के ये क्रेंज एनाटॉमी जो है वो कंप्लीट होती है। अब इस क्रेंज एनाटॉमी का जो प्राथमिक कार्य जो है वो क्या है, क्योंकि देखो इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्रेंज एनाटॉमी किसे कहते हैं, किन पादपों में पाई जाती है, इसके क्रेंज एनाटॉमी पर टिप्पणी कीजिए। तो उस समय हमें इस एनाटॉमी के बारे में बताना होगा कि ये एक्चुअल में है क्या, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो यहां यदि हम देखें तो क्रेंज एनाटॉमी वह साइट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रुबिस्को एंजाइम के चारों तरफ जो है वो एकत्रित हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो सकती है। और रुबिस्को एंजाइम के चारों तरफ यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेगा और C3 साइकिल जो है वो चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपचयित करता है और ऑक्सीजन को भी करता है। अब शर्त यह है कि इन दोनों में से सांद्रता ज्यादा किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की है तो C3 चक्र चलेगा, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो C2 चक्र चलेगा, या फोटो रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं वो चलेगा।
तो क्रेंज एनाटोमी क्या करती है, एक ऐसा स्थल या साइट उत्पन्न करती है कि रुबिस्को के चारों तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को उच्च बनाए रखना बंडल शीथ सेल में किसकी तुलना में, मीजोफिल कोशिकाओं की तुलना में, यह काम जो है यह भी क्रेंज एनाटोमी का है कि मीजोफिल सेल में कार्बन, उसकी तुलना में बंडल शीथ सेल जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है उच्च बनाए रखने का कार्य भी क्रेंज एनाटोमी के द्वारा होता है। और क्योंकि जो इसकी जो लेयर होती है क्रेंज, इसमें बंडल शीथ सेल की, इसके चारों तरफ सुबेरिन जो है वो प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जो है वो निकल नहीं पाती। तो ये जो है एक फंक्शन है क्रेंज एनाटोमी के। अब हम आते हैं वास्तव में इस C4 चक्र के ऊपर कि C4 चक्र है क्या। तो हेज एंड स्लेक ने इसको डिस्कवर किया था, और यहां पे यदि हम ढंग से देखें तो ये सेल जो है ये है मीजोफिल सेल, और इधर जो है ये बंडल शीथ सेल। ठीक है, अब एंजाइम की बात करते हैं। मीजोफिल सेल जो है इसके अंदर जो है रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता, मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कौन करेगा, वो काम जो है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है पीईपी कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों के द्वारा किया जाता है, पहला पॉइंट, और दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमने ये कहती इसमें देख लिया कि मीजोफिल के अंदर पीईपी कार्बोक्सिलेज और बंडल शीथ सेल जो है इसके अंदर देखते हैं तो रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। अब दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। अब जो ऑप्टिमल कंडीशंस जो है जिसमें C4 जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन जो करते हैं, अपचयन जो करते हैं, उसको एसिमिलेट जो करते हैं, उसकी दर जो है वो C3 की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। और हर कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन में, उसके स्वांगीकरण में 2 ATP जो है वो यहां पर रीजनरेट या यहां पे कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पे ये बात करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन मीजोफिल सेल में होता कैसे है। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में एंटर किया, तो C4 यहां पे देखिए आप, सबस्ट्रेट क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और ये C4 एसिड बनाता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के फॉर्म में, और यहां पे NADH कंज्यूम हुआ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की फॉर्म में, और ये यहां से मूव कर गया कहां पे, C4 एसिड के फॉर्म में बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में चला गया। अब C4 एसिड जो है बंडल शीथ सेल में चला गया, तो हम ये जानते हैं कि बंडल शीथ सेल जो है वो थिक वॉल्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस मेम्ब्रेन के आर पार नहीं आ जा सकती, इसलिए क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आने का जो रास्ता है वो मीजोफिल सेल के द्वारा है जो इसमें एंटर करेगा, और वो भी C4 एसिड के फॉर्म में। अब यहां पर C4 एसिड जो है वो C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया और वो सीधा C3 साइकिल में चला गया। देन आगे का जो है C3 साइकिल चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लांट्स में C4 चक्र भी चल रहा है और साथ साथ C3 भी चल रहा है, दोनों चलते हैं, और ये वापस रीजनरेशन के लिए C3 एसिड जो है पुनः मीजोफिल सेल में आ गया, और यहां पर ये रीजनरेशन हो गया इसका फास्फोइनोल पायरुवेट का। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन में नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट देखें इसमें, तो C4 साइकिल के अंदर ये हम देखते हैं कि यहां पर 2 ATP जो है वो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है, और 2 NADPH कंज्यूम कर रहे हैं, तो NADPH ATP एक्स्ट्रा 2 लग रहे हैं, तो 3 C3 के अंदर लगते हैं ATP,
और 2 NADPH लगते हैं, तो कुल मिलाकर के जो है यदि हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर 5 ATP और 2 NADPH जो है वो खर्च होते हैं, है ना। तो ये साइकिल जो है, ये C4 साइकिल जो है वो कहलाता है। अब हम इन पे यदि बात करें, कुछ पॉइंट्स पे बात करें कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को जो फिक्स करते हैं C4 के अंदर, तो यहां पर एफिनिटीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, वो पीईपी से बहुत ज्यादा है, फास्फोइनोल पायरेट से। तो उसका एक्सेप्टर जो है, पहला एक्सेप्टर जो है वो मेसोफिल सेल में पीईपी है, ऑक्सीजन नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि अडेप्टेशन है इसमें C4 प्लांट्स के अंदर कि ये फोटो रेस्पिरेशन को ब्लॉक करता है। ये तो बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि सारे यदि प्लांट्स की बात करें तो उनमें एनर्जी जो है वो केल्विन साइकिल के दौरान जो खर्च हो रही है, ठीक है। तो इस दौरान यदि जो ड्राई क्लाइमेट है, जो हॉट क्लाइमेट है, जो सनी क्लाइमेट है, तो वो होने के बावजूद भी C4 पादप जो है वो C3 की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन को ये ब्लॉक करते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि वो पादप के लिए एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। तो इन पादपों में C3 और C4 चक्र जो है वो दोनों चलते हैं। हमने ये क्लियर कर लिया कि मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों दोनों क्लोज एसोसिएटेड होती है। बंडल शीथ सेल जो है उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, मेसोफिल के अंदर पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है। तो ये डिफरेंसेज भी आपसे पूछा जा सकता है कि बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल जो है उनमें क्या अंतर है C4 पादपों में। तो हमें जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है। अब ये डायग्राम जो है ये C3 और C4 के अंदर अंतर बता रहा है। यदि हम C3 की बात करते हैं तो वहां पर अधिकतर जो है प्लांट, इसमें वृक्ष हैं, श्रब्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं वो सारे C3 के अंदर आ रहे हैं। एग्जांपल जैसे सोयाबीन का है। और C4 की बात कर रहे हैं तो अधिकतर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाने वाली ग्रासेज है, मोनोकोट ज्यादा है, इसका मतलब ग्रासेज ज्यादा है, ठीक है। तो सोरगम यदि हम बात कर रहे हैं, यहां पे सोरगम इसका एग्जांपल वो C4 प्लांट्स में आता है। सुगर केन है, स्वीट ग्रासेज है, मक्का का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये सब C4 में आते हैं। तो यहां कार्बन कैप्चर का यदि आप अंतर देखें C3 और C4 के अंदर, तो यहां इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि C3 की तुलना में C4 के अंदर 10 गुना ज्यादा जो है कार्बन का एसिमिलेशन होता है ना। क्योंकि ये अंतर तो हम देखते ही हैं यहां पे कि दोनों के अंदर यहां अडेप्टेशन जो क्रेंज एनाटॉमी का है वो इसके अंदर एक विशिष्टता उत्पन्न करता है, एक एनाटॉमिकल ऐसा अडेप्टेशन है जिसकी वजह से C4 के अंदर कार्बन एसिमिलेशन जो है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए ये प्लांट जो है ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब यहां पर एनाटॉमी के हिसाब से ये डिफरेंस जो है आप डायग्राम से देख सकते हैं। C3 और C4 के अंदर क्लियरली आपको अंतर नजर आ जाएगा। देखिए यहां पर ये C3 प्लांट है और इसमें यदि हम देखें तो ये C4 प्लांट है। एनाटॉमी क्लियर आपको दिख जाएगी। यदि एक वास्कुलर बंडल पे देखें तो चारों तरफ वास्कुलर बंडल शीथ सेल है, ये देखिए आप डार्क ग्रीन के वास्कुलर बंडल के शीथ सेल, और उसके चारों तरफ यदि हम देखते हैं तो मेसोफिल सेल है। तो मेसोफिल सेल जो है इसके बीच में कई स्पेस वगैरह पाए जाते हैं, ये एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और यदि इधर हम देखते हैं वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल जो है वो क्लोज्ड, और देन उसके चारों तरफ ये मेसोफिल सेल क्लोजली एसोसिएटेड होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। और ऐसे जो है वो मालाकार जैसी संरचनाएं आपको बहुत सारे अलग अलग वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो ये एसोसिएशन जो है बंडल शीथ सेल का वो आपको यहां C3 में नहीं मिलता, यही क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट की। तो ये डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है।
अब यदि हम और अंतर देखें C3 और C4 में, तो ये हम देख चुके हैं। पहला पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा किया गया श्वसन C3 के अंदर होता है, C4 के अंदर नहीं है। और इसका कारण क्या है ये भी हम बता चुके हैं आपको पहले। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट देखें तो C3 का जो है वो 20 से 100 का है, ठीक है, माइक्रोलीटर पर कार्बन डाइऑक्साइड का है। मोलिक्यूल कितने होते हैं, और यहां बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसका कंपनसेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी C4 प्लांट जो है ज्यादा एफिशिएंट। टेम्परेचर यदि हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो 20 से 25 डिग्री में फोटोसिंथेसिस का जो है वो ऑप्टिमम होता है, हाईएस्ट होता है, और यहाँ पे 30 से 45, यानी कि हायर डिग्री टेम्परेचर में भी ये प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर बनाए रखते हैं, C4 प्लांट, ठीक है। अब उसमें यदि हम देखते हैं रुबिस्को और पीएपी दोनों काम कर रहे हैं, तो इनकी देख लीजिए आप। रुबिस्को जो है वो वापस 20 टू 25 टेम्परेचर की रेंज जो आप देखिए C3 के अंदर होता है। तो हमने ये पहले भी कहा कि मिजोफिल सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, वहां रुबिस्को नहीं होता है। तो अपटेक करने का काम जो है वो पीईपी करता है। तो पीईपी कर रहा है, इसका मतलब वो हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव होकर के उसको मोर एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करके ट्रांसफर करता है बंडल सीड सेल को। और यहां क्वांटम यील्ड की बात करें इस टेम्परेचर पर, तो C3 जो है उसमें जिन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो डिक्लाइन होता है, और यहां पे ये स्टेडी रहता है साम्यावस्था में। ट्रांसपिरेशन रेशो की बात करते हैं तो भी यदि हम देखते हैं कि C3 के अंदर बहुत उच्च होता है, ठीक है, यहां कम होता है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। एक तो ऐसे शुष्क वातावरण में ये पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर हाई होता है, और दूसरा इसमें पानी का लॉस जो है वाष्पोत्सर्जन के रूप में भी कम होता है। लाइट का सेचुरेशन देखते हैं तो यहां पर कोई सेचुरेशन नहीं है C4 प्लांट्स में। तो ये मेजर जो है अंतर जो है C3 और C4 में हमें देखने को मिलते हैं, और इस पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे भी जाते हैं। C3 और C4 में अंतर क्या है लिखिए, ये भी क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। तो ये पादप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इस प्रकार इस पर आज के इस पूरे टॉपिक में हमने C4 पादपों पे और C4 चक्र पे हमने चर्चा की। यदि आपका इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप YouTube के चैट बॉक्स में आप डालिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लासेस होगी